नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को अब चंद दिन ही बचे हुए हैं और इस बीच पाकिस्तान ने फिर से शांति वार्ता की कोशिश शुरू कर दी है। कल ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर, जो सेना प्रमुख ही नहीं बल्कि अब तो फील्ड मार्शल भी हैं, तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ईरान पहुंचे और बातचीत आगे बढ़वाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आसिम मुनीर तो उधर अमेरिका से भी खबर है कि जेडी वेंस भी नया प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर लगाम नहीं लग रहा है। ट्रंप अब भी ईरान को धमका रहे हैं, तो अब ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है और हर बंधक के बदले $1 अरब की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी लागू करने वाले अमेरिकी जहाजों को भी डुबोया जा सकता है। वहीं ईरान ने यह भी कहा है कि उसे अमेरिका के साथ बातचीत से कोई खास उम्मीद नहीं है और वो अमेरिका पर भरोसा भी नहीं करता, भले ही उसने ईमानदारी से बातचीत शुरू की हो। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य वाहिद अहमदी ने बताया है कि अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो ईरान की मांगों को मानने के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सकारात्मक जवाब नहीं देता तो ईरान युद्ध जारी रखने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। वहीं ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट किया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा है कि यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य है तब तक उसे शांतिपूर्ण एनरिचमेंट का लाभ यानी फायदा लेने का पूरा अधिकार है। बगाई ने ईरान और अमेरिका वार्ता में एनरिचमेंट को लेकर चल रही पश्चिमी मीडिया की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी समझौते से पहले एक व्यापक ढांचा तय होना जरूरी है। बगाई ने यह भी कहा कि अगर किसी समझौते में एक पक्ष अपने वादों का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष भी अपने दायित्वों को उसी अनुपात में कम करने का अधिकार रखता है। ईरान का रुख साफ है कि वो झुकने वाला नहीं है। इधर रूस और चीन ईरान का साथ तो दे रहे हैं, वहीं अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य आवागमन बहाल करने की कोशिश का आग्रह किया है। वांग ने कहा है यहां पे कि जहां एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान और बचाव किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस जल मार्ग से आवागमन की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भी गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समुद्री मार्ग को खोलने में सभी देशों का हित है। वांग ने आगे कहा कि चीन संघर्ष विराम बनाए रखने और बातचीत फिर से शुरू करने का समर्थन करता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि चीन इस बात से बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया भर के लिए भी। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं आएगी। पता नहीं किस मुगालते में डोनाल्ड ट्रंप साहब रहते हैं और किस मुगालते में ये बात कह रहे हैं। हालांकि इस सच को सब जानते हैं कि हॉर्मुज पर आवाजाही तभी सामान्य होगी जब ईरान इसकी इजाजत देगा। वैसे जिन देशों को अब ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है वो अब इस जंग के खिलाफ बोलने लगे हैं और इस पर भी ईरान ने कहा है कि ये जानते हुए कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन था, कई देशों ने ये अपराध होने दिया। ये भेदभाव ही असल में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की नींव को कमजोर करता है, जहां सिद्धांतों को तभी लागू किया जा सकता है जब वो अपने लिए ठीक हो। तो ईरान ने उन तमाम देशों की पोल खोल दी है जिन्होंने अपने फायदे के लिए मुंह खोला, वरना इससे पहले चुप ही बैठे थे। ऐसी ही पोल आज अपने यहां देश में मोदी सरकार की भी खुल गई है। आप जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र आज से लगा है, आज से उसकी शुरुआत हुई है, 3 दिनों की का विशेष सत्र। यहां भी सरकार विपक्ष के साथ शांति वार्ता की उम्मीद में ही थी, लेकिन अमेरिका की तरह
बीजेपी जो चालाकी कर रही है वो विपक्ष ने पकड़ ली और आज संसद में सरकार को घेर लिया। वैसे सरकार तो अपनों से ही घिरी हुई है। आज महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के लिए जब वोट दिए गए तो सरकार के समर्थन में 251 वोट, जबकि 272 चाहिए, और विपक्ष की तरफ से 185 वोट, जिसमें टीएमसी के कई सांसद नहीं थे और विपक्ष के 185 जो है वो ज्यादा हो सकता था। सरकार चर्चा करवाने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन ये कड़वा घूंट उसे पीना पड़ा कि उसके गठबंधन के ही सारे लोगों ने वोट नहीं दिया। इसके बाद कल जब इस बिल पर मतदान होगा तो क्या ये पारित हो पाएगा, ये डर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में साफ दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद में कहा है कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब देश की बहनों पर भरोसा करें, 33% महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि बीजेपी ने कैसा खतरनाक खेल खेला है। राहुल गांधी ने लिखा है कि बीजेपी की खतरनाक योजनाओं में से एक ये है कि वो 2029 के चुनावों में अपने फायदे के लिए सभी लोकसभा सीटों की सीमांकन प्रक्रिया अपने हिसाब से करना चाहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित विधेयक सारी शक्ति डिलिमिटेशन कमीशन को सौंप देंगे, जिसे सरकार खुद नियुक्त और निर्देशित करेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि हमने देखा है कि बीजेपी ये कैसे करती है। असम और जम्मू कश्मीर में सीमांकन प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ा गया। जिन क्षेत्रों और समुदायों में बीजेपी का समर्थन नहीं है उन्हें चुनावी फायदे के लिए बांट दिया गया। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि कुछ सीटों में 25 लाख मतदाता हैं, जबकि कुछ सीटों में केवल 8 लाख मतदाता। कुछ सीटों में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि कुछ में सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्र। कुछ सीटों को इस तरह टुकड़ों में बांटा गया है कि उनका आपसी जुड़ाव ही नहीं है। कई बार नदियों या पहाड़ों के पार तक विभाजित किया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हम मोदी सरकार को ओबीसी, दलित और आदिवासियों से हिस्सा चोरी नहीं करने देंगे। सरकार जाति जनगणना के आंकड़ों की अनदेखी करना चाहती है। हम दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों के साथ नाइंसाफी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार जो प्रस्ताव ला रही है उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है और यह संशोधन सीमांकन के जरिए सत्ता पर कब्जा मजबूत करने की एक कोशिश है। वहीं विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल के विरोध का आरोप लगा तो केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं संगठन के, उन्होंने कहा है कि हमने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर दी। हमारी महिला प्रधानमंत्री ने कभी हालात के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने इस प्रधानमंत्री की तरह सरेंडर नहीं किया। ये बात यहां पर कही गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से। आपको बता दूं कि इस बिल में लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 553 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है। हालांकि महिला आरक्षण का यह प्रस्ताव 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और डिलिमिटेशन यानी परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उसके मुख्य तौर पर 2 आरोप हैं विपक्ष के। पहला ये कि सरकार डिलिमिटेशन प्रक्रिया के तहत उत्तर भारत और जिन राज्यों में वो मजबूत है वहां सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। इसके तहत उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों का फासला बहुत बढ़ जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। साथ ही इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। और दूसरा कारण यहां पे कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है। कांग्रेस ने तो सीधा सवाल किया है कि जब 2023 में नारी वंदन अधिनियम पारित हो चुका था तो 2024 के चुनाव में ही इसे लागू क्यों नहीं किया गया और अब बिना जनगणना कराए इसे लागू क्यों करा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर सरकार की चालाकी पहले ही दिन संसद में पकड़ ली गई है और कल और परसों 2 दिनों में सरकार का घेरना तय है। अब देखना होगा कि इस चालाकी का फायदा बीजेपी को तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिका और कितनी बार, जी हां, और कितनी बार और कितनी तरह से ईरान को झुकाने के प्रपंच रचेगा। अमेरिका ईरान के साथ जो प्रपंच रच रहा है, उस प्रपंच में अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं, दलदल में उनके पांव क्यों धंसते जा रहे हैं और दूसरा पांव निकालने के चक्कर में पहला पांव और क्यों धंसा रहे हैं, ये सारी बातें यहां ईरान के संदर्भ में लागू होती हैं। तो चाहे ईरान हो चाहे इधर हिंदुस्तान हो, दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं एक तरफ वहां अमेरिका तो दूसरी तरफ यहां सत्ता पक्ष, ये दोनों जो प्रपंच रच रहे हैं उस प्रपंच का भंडाफोड़ करने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे अगले घंटे 1.5 घंटे में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवाता हूं आपका और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को लाइए। देखिए, नज़र अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं उधर ईरान से। इधर हमारे 5 साथी इधर हैं हमारे साथ। शकील अख्तर जी सीधे पार्लियामेंट से आ रहे हैं। इधर प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रिजवी साहब के पास जल्दी से आता हूं। नजर अब्बास रिजवी साहब, आपके पास जरा आपसे समझूं कि अमेरिका जो प्रपंच रच रहा है उसमें इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को कह दिया कि चलो आपने हमारी बात मान ली, हमने खोल दिया, हॉर्मुज को खोल दिया। ये हॉर्मुज पे किया क्या था अमेरिका ने, ज़रा ये बता दीजिएगा रिजवी साहब कि हॉर्मुज में कहाँ तक युद्धपोत इनका आया था। डिस्ट्रॉयर लेके आए थे, वो तो दिखा था कि वो भाग गए उल्टे पांव, ईरान ने धमकाया। तो एक तो ये बात, दूसरी बात यहाँ पे इसके बाद दूसरा सवाल भी जिसको आप आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान का जो प्रतिनिधिमंडल आया, जो डेलीगेशन आया है, वो क्या अभी भी तेहरान में है या वो वापस लौट गया है? क्या कुछ दे के गया है, क्या कुछ लेके गया है? तो 2 सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने लास्ट में कहा कि प्रपंच रच रहे हैं ट्रम्प साहब, और जैसे जैसे प्रपंच रच रहे हैं खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो मुझे एक शेर जो है याद आ गया कि मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो ट्रम्प साहब की हालत भी यही हो गई है। जैसे जैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, भागा जाए यहाँ से, सरेंडर किया जाए, और सरेंडर भी ऐसा किया जाए कि दुनिया को लगे कि हम जीत गए हैं, विक्टोरियस रहे हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है। और एक दलदल में ऐसा फंसे हैं ट्रम्प कि जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं उतना ज्यादा वो नीचे धंसते चले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये ब्लॉकेट था। आपने देखा, दुनिया ने भी देखा कि किस तरह से ये तेहरान के आसमान से हॉर्मुज पे पहुंचे, फिर हॉर्मुज से ये जो है ओमान सागर तक पहुंचे, और फिर ये ओमान सागर से जल्दी ही जो है वो अपने अमेरिका जो है वापस चले जाएंगे। पीछे हटते गए, एक एक स्टेप पीछे हटते गए। सारी धमकियां, नई चीजें नहीं है। कभी सिविलाइजेशन खत्म कर रहे थे, कभी ये जो है पूरा जो है रिजीम चेंज कर रहे थे, कभी इन्होंने कहा कि हम जो है हमने सारी एयरफोर्स खत्म कर दी है, कभी कहा हमने सारी आर्मी खत्म कर दी है, कभी कहा हम खर्क आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कभी इन्होंने कहा कि हम जो है हॉर्मुज को खुलवा लेंगे, और फिर आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा ब्लॉकेट लगा देंगे, एक नेवल ब्लॉकेट लगाएंगे जिससे ईरान की इकोनॉमी जो है तबाह हो जाएगी, ईरान की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भी बेअसर रही। खुद वेस्टर्न मीडिया का आपने रिपोर्ट्स हैं वो देखी होंगी कि उन्होंने खुद कहा है कि किस तरह के चाइना के और ईरान के शिप्स जो हैं वो बेरोक टोक जो है गुजर रहे हैं। आज ही मैंने ईरानी मीडिया में भी देखा और वेस्टर्न मीडिया में इसको रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान के टैंकर्स जो है वो यहाँ से ओमान सागर से निकल के बाहर जहाँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले गए हैं। तो किस तरह का ब्लॉकेट था, कहाँ ब्लॉकेट था, सोशल मीडिया पे था। जिस तरह के ये ईरान की जो ट्विटर आईडीज हैं उन्होंने भी कहा था कि ये सोशल मीडिया नहीं है कि अगर हम आपको ब्लॉक करें तो आप भी हमको ब्लॉक कर दें। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि इनको एक विक्टोरियस इमेज बनानी है। आप देखें, जब ये ब्लॉकेट की बात आई, ब्लॉकेट का टाइम 7:30 बजे परसों रात में इंडियन टाइम के हिसाब से जो चला, परसों या 2 दिन पहले, उसके 10 मिनट के अंदर ही जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान आता है चाइना का। उसमें वो क्लियरली कहते हैं कि ईरान का कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर, और ईरान जो है वो चाइना के टैंकर्स को निकलने दे रहा है बिना किसी रोक टोक के। हमारा द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी भी बाहर वाले का दखल नहीं होना चाहिए और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि जब चाइना ने ट्रम्प को डांट लगाई
तो चाइना के डांट लगाने के बाद ट्रम्प के सुर और बदल गए। फौरन कहते हैं नहीं, चाइना तो हमारा मित्र देश है, और शाही जिनपिंग जो है, जिनपिंग साहब जो है वो तो हमारे दोस्त हैं, मैं जाने वाला हूं, उनको गले लगाऊंगा। तो ये समझ में आता है कि इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है ये पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसकी सरबराही, जिसकी सरपंची जो है वो अमेरिका कर रहा था। ये वर्ल्ड ऑर्डर इतना कमजोर हो चुका है कि ईरान से हारने के बाद पूरी तरीके से ये सरेंडर करके अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एक इमेज भी बनाना चाहते हैं कि हम विक्टोरियस हैं। इसीलिए इस तरह के झूठ, देखिए ट्रम्प के झूठ तो मुझे लगता है कुछ दिनों में किताब में कहावत और जरबुल मसल के तौर पे पढ़ाई जाएंगी कि भाई ये तो ट्रम्प ने ये जो बातें कही हैं ये सारी कहावतें बन जाएंगी, झूठ की कहावतें। कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि चाइना खुश हो गया है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना के लिए खुलवा दिया है, तो सवाल ये है, अगर कोई ट्रम्प से सवाल कर सके, कोई लॉजिकल पर्सन वहां तक पहुंच सके, उनके आसपास लगता नहीं कोई लॉजिकल इंसान है या पहुंच सकता है, वहां पहुंचे तो उनसे पूछे कि भाई चाइना के लिए कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना था? पहले दिन से चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, और जो मित्र देश हैं ईरान के, मसलन जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, किसी के लिए जो है वो बंद ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यूएस, इजराइल और जिन पे अलाइज हैं उनके लिए बंद था। तो ये आगे कहना कि चाइना के लिए हमने बिल्कुल खुलवा दिया है, बहुत ही हंसने वाली बात है, और ट्रम्प के जोक्स में से एक और जोक है ये। तो ये एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बाहर निकले, कि चाइना को भी हमने राजी कर लिया है, चाइना को भी हमने खुश कर लिया। देखिए चाइना जाना है, ट्रम्प की सफर होने वाला था, एक ट्रैवल करना था इनको चाइना के लिए, लेकिन वो जंग की वजह से इन्होंने डिले किया, और अब फिर नेक्स्ट मंथ में शायद चाइना जाना है। तो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी इमेज बने कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, चाइना को एक तरफ धमकाते भी हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त भी है। जिस तरह से ईरान से आप देखते रहे कि एक ही ट्वीट के अंदर सिविलाइजेशन खत्म करने की बात भी है, और उसी ट्वीट के अंदर कहते हैं कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रम्प के व्यवहार में, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रम्प के मेंटल स्टेटस में, मेंटल हेल्थ जो उनकी नहीं सही है, वो और पूरी तरीके से सामने आती जा रही है। तो आखिरकार वो जो है, जो ब्लॉकेट का जो उन्होंने हवा बनाया था, वेनेजुला मॉडल है, जैसे हमने वेनेजुला में ब्लॉकेट लगाया था और फिर वेनेजुला को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ये इनकी तरकश का आखिरी तीर था, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है इसी तरह की बातें करके कि हमने जो है वो विक्टोरियस एक इमेज बनाए और बाहर निकल जाए। लेकिन दुनिया समझ रही है कि ये जो पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक नई व्यवस्था बन रही है, कि जिसमें अमेरिका जो है वो साइडलाइन हो रहा है, जिसमें अमेरिका के यूरोपियन नेशन जो हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है। आप देखें यूएई के क्राउन प्रिंस जो है वो चाइना जाते हैं, और जो वीडियो वहां से निकल के आती है वो ऐसे लगता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो उसको डांट लगा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, वो बेचारा सर झुकाए बैठा रहता है। उसके बाद पलट के आता है तो ईरान से फोन कॉल पे बात करी जाती है। तो पूरी तरह से जो गिरफ्त है अमेरिका की वेस्ट एशिया में कमजोर हो चुकी है। अभी भी इनके 30-40 हजार फोर्सेस जो है वो बेसमेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। एक रिपोर्ट ये भी है कि एक बड़ी तादाद इनके फोर्सेस की जॉर्डन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे वो बाहर निकल सके। तो अमेरिका पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चाइना से ये दोस्ती के एक दिखावा करेंगे कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना को हमने जो है बहुत कुछ गिफ्ट दे दिया है, तो बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट डोर है कि एक अच्छा रहेगा। और इसी वजह से जो आपका दूसरा सवाल है पाकिस्तान को लेके, देखिए पहले जो है डिस्कशन जो चल रहे थे, पहली बार जो निगोशिएशंस चल रही थी, उसमें वाज़ेह तौर से ईरानी डेलीगेशन का ये कहना है, अब्बास अराकी साहब का कहना है, कालीबाफ साहब का भी कहना था कि बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्कशन जा रही थी, लग रहा था कि एक अच्छी डील हो जाएगी। लेकिन जेडी वैंस लगातार ट्रंप के संपर्क में थे और नेतन्याहू के संपर्क में थे, और नेतन्याहू ने बाद में आके कहा भी कि जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूएस जो दुनिया की सुपर पावर है उसका वाइस प्रेसिडेंट एक शागिर्द की तरह, एक चेले की तरह नेतन्याहू को आके अपडेट दे रहा है कि देखिए हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि आप राजी हैं या नहीं राजी हैं, और सडनली वो आके बैकआउट करते हैं, कहते हैं हमारी डेडलाइन जो है वो नहीं मान रहे हैं। उस वक्त जो है डील जो नहीं हो सकी उसकी दो वजह थी। एक तो ये ट्रंप से इजाजत नहीं मिली, और ट्रंप का कंट्रोल हमें जब मालूम है कि नेतन्याहू के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल नेतन्याहू के हाथ में है, उसको चला रहा है। लेकिन अब क्योंकि, और उस वक्त जो दो बातें इन्होंने कही थी, एक ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरी तरह से खत्म कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। अब जो दुनिया में एक माहौल बन रहा है राजीव जी, आपने देखा कि यूरोप के अंदर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक मुलाकात करने के लिए एक समिट बुलाई है, जहां पे दुनिया के 30-35 मुल्कों को बुलाया गया है कि आइए हम देखें कि जंग के बाद किस तरीके से हुर्मुज से तेल निकाला जाएगा, यानी हुर्मुज से हमारी कश्तियां निकलेंगी। और सबको पता है कि जब अमेरिका जोर और ताकत के जरिए से अपनी शिप्स नहीं निकाल सका, तो यहां भी बातचीत की बात करेंगे, और उस
कमिटी में या उस समिट के अंदर यूएस को नहीं बुलाया गया है, ये बिल्कुल वाज़ेह संकेत है, ये बिल्कुल क्लियर साइंस है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो हटाया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल का आप देखें, स्पेन हो, इटली हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने खुल के आके इजराइल की मजम्मत करनी और निंदा करनी शुरू कर दी है कि इजराइल को लेबनान के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए, सीज फायर के अंदर लेबनान शामिल होना चाहिए। तो जिस तरह से धीरे धीरे ये नई व्यवस्था, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने उभर के आ रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस की जो हेजिमनी है वो खत्म हो रही है, यूएस का वर्चस्व जो पूरी दुनिया के ऊपर था वो खत्म हो रहा है और साथ ही साथ जो उसका पिछलग्गू है इजराइल, उसकी ताकत भी कमजोर पड़ती चली जा रही है। इसी वजह से अब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आया है, कहा यह जा रहा है कि ये यूएस का पैगाम लेके ईरान आए थे और फिर ईरान से जाहिर अब ये वापस पहुंच गए पाकिस्तान और वहां से यूएस की तरफ रवाना होंगे। आसिफ मुनीर साहब जो हैं, इसी बीच में शहबाज शरीफ साहब जो टर्की, सऊदी अरब और ये पूरे वेस्ट एशिया में चक्कर लगा रहे हैं। कोशिश ये है किसी तरीके से ये जो हार है, ये जो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है, अच्छे अल्फाज के साथ सरेंडर पेपर पे साइन करे यूएस और इस डील को फाइनल करके इस पूरे क्षेत्र से निकल जाए, ताकि लंबे समय तक यहाँ पे शांति बहाल हो सके और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में जो है शांति बहाल हो सके, आर्थिक संकट जो आया हुआ है वो खत्म हो, एनर्जी संकट जो आया है वो खत्म हो। तो ये सब उसका मुझे लगता है भूमिका बन रही है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुख्तलिफ ममालिक है उनको देखना चाहिए कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी क्या जगह है, हमें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट का, अपने राष्ट्रीय हित का ख्याल रखना चाहिए। इसकी तरफ सारे देश इस वक्त तवज्जो कर रहे हैं, खासतौर से आप यूरोप के कंट्रीज को देख रहे हैं, साउथ कोरिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए। तो इसी तरह से सब ये समझना चाहते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिसमें अमेरिका कमजोर हो चुका है, उसकी साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति है वो कमजोर हो गई है, अब वो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से किनारे हट रहा है, तो कहां पे हम इसमें सेट होते हैं, ये तमाम ममालिक इस वक्त समझने में, देखने में लगे हैं। इसी में चाइना भी इन्वॉल्व है, इसी में रशिया भी इन्वॉल्व है और इसमें दुनिया के सारे ममालिक इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी अपनी पोजीशन को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल रिजवी साहब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हेग्सेथ का बयान आया है। हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनका बयान बड़ा चौंकाने वाला बयान है। चौंकाने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके राष्ट्रपति कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, जंग को ख़त्म कर देंगे हम, और दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री कुछ और बात कहते हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं हेग्सेथ साहब कि आईआरजीसी नेतृत्व को हम आप पर नज़र रख रहे हैं। साफ आईआरजीसी हम आप पर नज़र रख रहे हैं, हमारी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, हमारी सेना आपकी सेना से ज़्यादा अच्छी है। याद रखें, ये बराबरी का मुकाबला नहीं है और हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन जुटा रहे हैं और उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमको सब पता है। और आप तबाह और नष्ट हुए ठिकानों से अपना पुनर्निर्माण कर रहे हैं और हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हम आपके महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे, आपके बचे हुए बिजली उत्पादन और आपके ऊर्जा उद्योग पर पूरी तरह से तैयार हैं और इस पर अब हमारा कब्जा है। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम अपने राष्ट्रपति के आदेश पर और एक बटन दबाते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो धमकी है, रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं रिजवी साहब, उधर से अमेरिका का पैगाम लेकर पाकिस्तान कुछ और कहने आता है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं। ये मैं अभी तक सच बताऊं तो मैं खुद उलझ गया हूं कि आखिर किसकी बात मानी जाए, किसकी न मानी जाए यहाँ पर। और इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन जो है लेविट, वो भी कुछ और कहती हैं। वो एक तरफ राष्ट्रपति कहते हैं कि ये जो 10 प्रस्ताव, 10 जो कंडीशंस दिए गए हैं ईरान की तरफ से, इसी को बेस बनाकर हम बात करेंगे। प्रवक्ता इनकी कहती हैं कि ये कूड़ेदान में फेंकने लायक है। अब ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज खोल दिए, ईरान अब अमेरिका से, मुझसे, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड शी मुझसे अब खुश होगा। कल ही बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जब जाऊंगा अगले महीने 14-15 मई को वहां चीन, तो मुझे खुशी से गले लगाएंगे। ये कल कह रहे थे और आज ये कह रहे हैं, हेग्सेथ कह रहे हैं कि बस एक बटन दबाने की से ही पूरा काम हम कर देंगे, ईरान का काम तमाम कर देंगे और फिर क्या कर रहा है वो हमको सब पता है। तो चल, ये आखिर ये उलझन जो है, ज़रा इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। आप चूंकि ईरान में हैं, एक पक्ष को आप देख रहे हैं,
जरा बताइए रिजवी साहब। जी राजीव, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था और हमारे मित्रों ने भी आपसे बात कही है, कहते रहे हम लोग कि ईरान जो है ये जंग में सबसे बड़े कई सारे मैदान हैं जंग के। एक तो वो है कि मिसाइल मारते हैं, रॉकेट आता है, वो अलग। एक है मनोवैज्ञानिक तौर से आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एक बच्चा ले लें 12 साल का, एक औरत ले लें, एक खातून को ले लें, किसी काम करने वाले को ले लें, किसी राजनीतिक व्यक्ति को ले लें या सुप्रीम लीडर को ले लें, सबकी एक तरह की बात है, हमारे ऊपर हमला है, हुआ है, हमें जो है अपना दिफा करना है, अपने अपने हक के दिफा करना है और हम जंग करेंगे, यहां तक जंग करेंगे, हमारी ये लक्ष्य है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो कहूंगा कि खुद ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करना क्या चाहते हैं, हम पिछले 40-50 दिनों से कर क्या रहे हैं, आखिर हम इस जंग में गए क्यों, इस जंग में हम हासिल क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखें, ट्रंप कुछ कहते हैं, ये हैक्सेट साहब कुछ कहते हैं, वान साहब कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ कहती हैं, उसके बाद वहां सीआईए कुछ और कह रही है, एफबीआई दूसरा राग अलाप रही है, वहां का मीडिया कुछ और कहता है, और अवाम वहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनता वहां की, वो कुछ और कह रही है। सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट इस वक्त ट्रंप जो है हो चुके हैं यूएस के, अमेरिका के इतिहास में। तो ये जो कंफ्यूजन स्टेट है, ये बताती है कि ये जो जंग चल रही है, इस जंग को जिसका रिमोट कंट्रोल जो है वो यूएस के अंदर नहीं है। ये हु इज द इंचार्ज, सवाल ये होना चाहिए, हु इज द इंचार्ज इस जंग में, इस युद्ध में या इस नेगोशिएशन में जिसका भी बातचीत चल रही है, ये इसमें इंचार्ज कौन है? ट्रंप इंचार्ज हैं, हैक्सेट इंचार्ज हैं, जेडी वैंस इंचार्ज हैं, व्हाइट हाउस इंचार्ज है, या कोई और इंचार्ज है, या नेतन्याहू इंचार्ज है, या कुछ खास कंपनियां इंचार्ज है, एप्स्टीन गैंग इंचार्ज है। तो ये कंफ्यूजन का स्टेट इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका के पास ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई गोल है। वो कहां पे आए थे जंग करने आए थे, रहबर को शहीद कर दिया, रहमत मोहतरम सैयद अली खामनेई को शहीद करके तख्ता पलट करने आए थे, और उसके बाद इतना सारा सब करने के बाद, बच्चियों को शहीद करने के बाद, सिविलियन अटैक करने के बाद, वॉर क्राइम्स करने के बाद, 50 दिन के बाद वो फिर वहीं आ गए जहां पे गाड़ी 27 फरवरी को अटकी हुई थी कि भाई न्यूक्लियर इनरिचमेंट आप ना करें। तो इस पे तो बात वहीं पे हो रही थी। तो ये गोल गोल जो पूरा चक्कर काट रहे हैं ट्रंप, इसलिए उनका दिमाग चकरा गया है, वो अपना संयम खो चुके हैं, सनक ज्यादा बढ़ती जा रही है उनकी, लेकिन समझ में ये नहीं आता हु इज द इंचार्ज। इसी वजह से ये कंफ्यूजन स्टेट है। इसके साथ साथ में हैक्सेट साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की धमकियों पे भी जो है ना एक किताब लिखी जा सकती है कि क्या क्या धमकियां दी और उस पर अमल नहीं कर सके। इस तरह के बयानात की आईआरजीसी हम आपको देख रहे हैं, आप रॉकेट लॉन्चर के साथ क्या कर रहे हैं, मिसाइल सिटी के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये बयान इसलिए देते हैं ताकि लगे कि कुछ काम कर रहे हैं। असल में ना इनके पास कोई ताकत बची है, ना इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर इनके पास ताकत होती, राजीव जी आप भी अमेरिका की प्रवृत्ति से मुझसे बेहतर समझते हैं कि अमेरिका एक ऐसा खूंखार जानवर है कि अगर उसके पास ताकत होती तो वो कभी भी नेगोशिएशन टेबल पे आने की बात ही ना करता, कभी भी सीज फायर की बात ही ना करती। अभी भी वॉर क्राइम्स जारी हैं क्यूबा के अंदर, अभी भी वहां पे तेल की सप्लाई बंद है, वहां पे खाना, पानी, बिजली, मेडिकल सर्विसेज नहीं है। तो जहां पे कुदरत रहती है अमेरिका, अगर कोई भी इनके पास ताकत रहती है ईरान के ऊपर अटैक करने की, या हुर्मुज खुलाने की, या लैंड इन्वेजन करने की, या खर्क आइलैंड पे अटैक करके कब्जा करने की, ये उसको आजमा चुके होते। इनके तरकश का आखिरी तीर ये नेवल ब्लॉकेट था, जो भी जो है पूरी तरह से फुस हो गया है, उसमें कोई असर नहीं रहा है। तो अब वो बयान देते रहेंगे क्योंकि उनको मीडिया में बयान देना है, उनको इसी बात की पगार मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है कि आप आइए बयान दीजिए, ताकि मीडिया इंगेज रहे और दुनिया में लगे कि हाँ अभी भी अमेरिका जो है बहुत ताकतवर है। लेकिन हकीकत यह है, पूरी दुनिया समझ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, बन रहा है, और सारे मुल्क इसको समझ रहे हैं, कबूल करके अपनी अपनी पोजीशनिंग को सही तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है ईरान से ही, ज़रा इसको आप कंफर्म कीजिएगा कि गूगल सर्च इंजन को अनब्लॉक कर दिया गया है। गूगल सर्च इंजन को पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको अनब्लॉक किया गया है, ऐसा है क्या? आप चेक करके भी बता सकते हैं। और जी अभी मैंने ये न्यूज़ देखी। नॉर्मली जब यहाँ पे इंटरनेट बंद होता है, जब यहाँ जंग पिछली बार भी जब जून में जंग हुई थी, तो वो पूरा इंटरनेशनल जो इंटरनेट है, हालांकि उसको इंटरनेशनल इंटरनेट ना कह के अमेरिकन इंटरनेट कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो अमेरिकन सिस्टम है, ये पूरा इस इंटरनेट ने बहुत नुकसान किया।
पहले भी इंडिया ईरान के अंदर काफी नुकसान किया। तो ये पहला स्टेप अब ये करते हैं ईरान में कि इंटरनेट अमेरिका का जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो हथियार की तरह मिलिट्री यूज किए जाते हैं, उसको ये बंद करते हैं। तो आज अभी खबर आई है, मैंने आधे घंटे पहले देखा है कि धीरे धीरे जो है वो लेवल बाय लेवल यहाँ पे इंटरनेट खोला जाता है। तो गूगल का जो सर्वर है, यानी इंटरनेट गूगल एक्सेस हो सकता है यहाँ से। तो इसका मतलब है समझना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जो है वो सीज फायर थोड़ा लंबा चल सकती है, अगर यूएस ने कोई नया धोखा नहीं दिया, कोई और यहाँ पे आके प्रपंच इस टाइप का नहीं किया कि कोई दूसरा बड़ा हमला कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें चल रही हैं, माहौल बन रहा है कि डिस्कशन होगा, निगोशिएशन होगा, तो उसकी तरफ पॉजिटिव साइन है ये इंटरनेट का यहाँ खुलना। क्योंकि अगर इंटरनेट खुल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में है कि और भी इंटरनेशनल एक्सेस जो है यहाँ पे वेबसाइट वगैरह खुल सकती हैं। तो इससे समझ में आता है कि अब नेवल ब्लॉकेट के फेल होने के बाद भी ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आ गया है कि वो बातें कि जो हमने इस्लामाबाद में नहीं मानी थी ईरान की, वो शर्तें कि जिसको पहले हमने ट्विटर पे कबूल किया, फिर हमारी व्हाइट हाउस की स्पोक वुमेन ने जो है बहुत गंदी तरीके से उसको कहा कि कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, दोबारा उन्हीं शर्तों को माना जाएगा, दोबारा उन्हीं शर्तों को कबूल किया जाएगा और फिर वो नेगोशिएशन होंगी ईरान की शर्तों पे, जहां पे ईरान जो है वो पावर स्टेट में है, जहां पे पावर की पोजीशन में है और ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमजोरी के स्टेट में है। तो इस तरह से एक सरेंडर को ऑफिशियली तौर से कबूल करके जो है वो इस जंग में अपनी हार को कबूल करेंगे, जो भी नेगोशिएशन होगी। क्योंकि ईरान का स्टैंड क्लियर है, कुछ बातें उसमें अनडिस्प्यूटेबल हैं ईरान के लिए, इसमें कोई भी वो जो है आके पीछे नहीं हटेगा। एक स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेके, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कंट्रोल ईरान का रहे, और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो उनका हक है एनपीटी सिग्नेटरी होने की वजह से, इस पे और कंपनसेशन के बारे में जो शर्तें हैं, कुछ चीजें जो ये अमेरिका जो कबूल करने को तैयार नहीं था इस्लामाबाद में, उस पे मुझे लगता है कि अब सहमति बनेगी और ये जी इसी तरीके में रिजवी इंटरनेट साहब, खुलने की तरफ जी हो जा जी रहा है। रिजवी साहब, एक और आपसे एक खबर और भी है, उससे कंफर्मेशन उसके लिए भी चाहता हूं। सेना प्रमुख ने कहा है, ईरानी सेना प्रमुख ने, कि अमेरिका कहता है कि उसने हमारे वायुसेना को नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कल हमारे यहाँ पाकिस्तानी सेना के कमांडर और पूरा डेलीगेशन आया, हम स्वागत समारोह था, और जैसे ही उन्होंने हमारे हवाई क्षेत्र में, हमारे एयर स्पेस में जैसे ही उन्होंने इंटर किया, प्रवेश किया, हमने घोषणा कर दी कि आपके यानी पाकिस्तान के विमानों की ज़रूरत अब नहीं है। स्कॉट करते हुए जो आ रहे थे अपने जहाज़ों को, आप अपने स्कॉट वाले जहाज़ को ले जाइए, और हमने अपने जो मेहमान थे इनको डबल विमानों, दोगुना जितना लेके वो आ रहे थे उससे डबल जहाज़ों से हमने उनको स्कॉट किया और लेकर आए। इसमें कितनी सच्चाई है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ। क्या कल ऐसा हुआ है? और अगर ये हुआ है तो इसका मतलब है कि ईरान ने कायदे से अमेरिका को चिढ़ाया है कल। जी, देखिए ईरान के अंदर मजे की बात यह है राजीव जी, आप देखें, ये तो खैर वायुसेना वाली बात थी, ये बिल्कुल ऐसी हकीकत है। एस्कॉर्ट करने के लिए ईरान के जो एयरफोर्स के जेट्स वगैरह थे वो गए थे, वो लेके आए थे ईरान तक। और ये बात कि ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई है, ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो गई, इसको कंपेयर करना चाहिए, इसकी तुलना करनी चाहिए। ट्रंप के पिछले साल के जो ट्वीट्स थे, उन्होंने 27 या 28 बार कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को, वो इंग्लिश का एक वर्ड खतरनाक से ऑब्लिटरेटेड कर दिया था, हमने खत्म कर दिया था, नाबूद कर दिया था। तो अब ये कोई पूछे, मैं तो कोई पूछे ट्रम्प से, कोई पूछे, कोई रास्ता निकाला जाए, उनको बुलाया जाए, अगर हो सके तो आपके शो पे बुलाया जाए और आप उनसे सवाल करें कि भाई जब वो खत्म हो गया था, नाबूद हो गया था, तो फिर इस बार तुमने दोबारा हमला किया, 40-50 दिन तक तुमने वॉर क्राइम्स किए, यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट रहबर को शहीद कर दिया, इतना ज्यादा पूरी दुनिया में आर्थिक संकट ले आए, और फिर आके कह रहे हो कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज जो तुमने खत्म की थी तो कहां से दोबारा आ गई? इसी तरीके से अब उसकी तुलना की जाए कि नेवी, वायुसेना खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, मिसाइल पावर नेवी खत्म हो गई। मैंने पहले भी कहा था खत्म हो गया, तो आप तेहरान में आके जो है वो अपना गद्दी पे बैठे हैं, आप शपथ लें कि अब मैं ईरान को भी कंट्रोल करूंगा, जिस तरह से आपका ग्रीनलैंड 51वां स्टेट है, 52वां स्टेट जो है वो तेहरान हो जाए आपका। तो ये सारी, कोई पूछे उनसे कि ये सब जो बयान देके आप निकल जाते हैं, कोई तो जवाबदेही हो, कोई अदालत हो, किसी कटघरे में ट्रंप को खड़ा किया जाए कि भाई ये जो तुम बोल के पूरी दुनिया को टेंशन दे देते हो, पूरी दुनिया का मीडिया पीछे लग जाता है,
सवाल करता है, इस पे बहसें होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आप यकीन मानिए राजीव जी, जिस दिन इसने बयान दिया था कि सिविलाइजेशन चेंज होने वाला है, तो इतने ज्यादा मैसेजेस हमारे दोस्तों के इंडिया से आने लगे कि देखिए अब खत्म होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो मैंने बताया कि आप लोग अभी भी अगर ट्रम्प की बातों को सीरियस ले रहे हैं तो ये वाकई जो है बहुत हास्यास्पद है। इस पे बिल्कुल भी कोई सीरियस वाली बात नहीं है। तो ये जो थी और चिढ़ाने का काम जो किया है, ये तो एक मिसाल है कि वायुसेना के यहाँ पे जेट्स गए, उनको स्कॉट करके लाए। सबसे ज्यादा अच्छा काम जो ट्रम्प को चिढ़ाने का इस वक्त कर रहे हैं वो लीगो वीडियोज हैं, कि जो मेरे ख्याल से सिज्जील और खुर्रम शहर 4 मिसाइल से भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं इस वक्त ट्रम्प को और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को। एक एक वीडियो जो आता है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, आपने देखा होगा, आपके दर्शकों ने देखा होगा, और किस तरीके से वो पूरा आइडियोलॉजिकली तौर पे, पूरा मानसिक तौर से वो आके बताते हैं कि क्या हकीकत है और कितना पेनिट्रेट कर रहा है वो यूएस सोसाइटी के अंदर। क्योंकि यूएस सोसाइटी के बारे में कहा जाता है, हम लोग को ऐसा लगता है दुनिया में कि यूएस सोसाइटी बहुत ज्यादा पढ़ी है, तालीम याफ्ता है। हकीकत यह है कि यूएस की सोसाइटी जो है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जाहिल टाइप के लोग, जाहिलियत ज्यादा है वहां पे, पढ़ाई लिखाई का कम माहौल है। इस वजह से वो पढ़ी लिखी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से इन वीडियोस के जरिए से, जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें कार्टून वाली बातें भी हैं, जो उन लोग को समझ में आता है। अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया के अंदर ये छवि बनी हुई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो तमद्दुनी एतबार से प्रोग्रेस वाला, जो प्रोग्रेस के एतबार से ज्यादा दुनिया में मुल्क है वो यूएस है। लेकिन हकीकत यह है कि उनका मानसिक सतह जो है, जो उनका मेंटल लेवल है, वो इतना ज्यादा डाउन है कि मजबूर है ईरानी उनको लीगो वीडियोस के जरिए से हकीकत से रूबरू कराएं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा राष्ट्रपति क्या कर रहा है, दुनिया में किस तरह से तबाही मचाई है। तो अगर आप उन लीगो वीडियोस की सीरीज को देखें तो चिढ़ाने का सही काम जो है वो लीगो वीडियोस कर रहे हैं, और उसके जरिए से अमेरिका की आवाम को ये पैगाम पहुंच रहा है। और वहां पे बाकायदा रिसर्च हो रही है, वहां के जो एनालिस्ट हैं, वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ईरानी कितना अच्छी तरीके से हमारी सोसाइटी को समझते हैं, हमारे जी जवानों की मानसिकता को समझते हैं, कि इन वीडियोस के जरिए से वो हकीकत तक हमें पहुंचा रहे हैं। और ये जो है चिढ़ाने का काम भी कर रही है और यूएस की आवाम के लिए हकीकत को भी आश्कार कर रही है, फराहम कर रही है, समझा रही है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट कितने गलत तरीके से दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों को है वो अजियत कर रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है और पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवी साहब जरा बने रहिए, एक दो कमेंट में लेना चाहता हूं अपने तमाम दूसरे साथियों से। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप कैसे देखते हैं स्वामी जी, इतना कंफ्यूजिंग, हालांकि बहुत ही शानदार ढंग से समझा दिया रिजवी साहब ने, और लगातार जो बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कुछ और आ रहे हैं, हेक्सेथ के बयान कुछ और आ रहे हैं, जे डिवेंस के बयान कुछ और आ रहे हैं, मार्को रूबियो के बयान कुछ और आ रहे हैं, कैरोलिन लेविट का बयान कुछ और आ रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन के बीच क्या लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो समय खत्म होने की ओर बढ़ रहा है जहाँ सीज फायर की तारीख खत्म होगी, यानी 21-22 तारीख, और बहुत कम समय, 5-6 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में आपको लगता है कि अब ये प्रक्रिया, क्योंकि अब ईरान में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं, ईरान गूगल सर्च इंजन को ऑलरेडी बहाल कर चुका है, ये सारी चीज़ें, क्या यहाँ पॉजिटिव साइन देखा जाए यहाँ से स्वामी जी? राजीव जी, जो आपने कहा कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपने देखा होगा गोदी मीडिया में जैसे वो 4-5 ज्योतिषियों को बिठा लेते हैं। अच्छा, हर ज्योतिषी जो है, 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं मान लीजिए, हर ज्योतिषी एक कैंडिडेट को बता देता है ये जीतने वाला है, और मानी बात है 4 में से कोई एक तो जीतेगा। फिर जब वो जीत जाता है तो उसको अगले कार्यक्रम में बताया जाता है कि देखिए हमने कितना सफल कार्यक्रम किया था और वो ज्योतिषी ने इसको फोरकास्ट कर दिया था। ये नहीं बताते कि बाकी जो 3 ज्योतिषी थे उन्होंने क्या बताया था। तो अमेरिका मेरे ख्याल से उसी स्क्रिप्ट पे चल रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि पूरा विश्व ये चाहता है, पूरे विश्व की जनता ये चाहती है शांति हो। हम ये भी चाहते हैं कि ईरान ने जिस सिद्धांतों पे खड़े होकर ये लड़ाई लड़ी है और एक ऐसे दबंग की गर्दन पकड़ी है, उसे गिरबान को पकड़ा है, तो इससे हम लोगों को खुशी हुई है, पूरे विश्व की जनता को खुशी हुई है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि अगर, जैसे रिजवी साहब ने कहा, ये बड़ा हिंसक पशु है, बड़ा खूंखार पशु है, तो इस खूंखार पशु को, जैसे कहते हैं ना कि घायल करके मत छोड़िए, इसको जरा ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि दोबारा न उठ सके, वरना ये फिर अशांति पैदा करेगा, पूरे विश्व के अंदर शांति पैदा करेगा। तो इसको इतना ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देने की आवश्यकता है कि अब ये दुस्साहस अपने मन कर दे। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं, इसी का फायदा उठाते हुए
पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ये इंश्योर करे कि जो वेनेजुएला के अंदर हुआ वहां भी विड्रॉल हो, जो क्यूबा के अंदर हो रहा है वो भी ना हो, कोई भी देश दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप न करे। जो ईरान की जेन्युइन डिमांड्स हैं एनरिचमेंट की, उसका अधिकार है। जब सब लोग कर सकते हैं, सब लोग उसका वो कर सकते हैं, ईरान की अपनी खुद का राइट है। वहां पे जो भी वहां पे शासन चल रहा है वो ईरान की जनता का अधिकार है, वहां कैसा शासन चले। अमेरिका के अंदर अगर वहां के लोगों ने अगर बुद्धिमानी का परिचय नहीं किया है और अंधभक्ति में उन्होंने एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को बिठा दिया है, तो भैया वो भुगते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। और एक बात जो रिजवी साहब ने कहा कि वो कोई पुस्तक ये लिखी जा सकती है अमेरिका के बारे में, अरे रिजवी साहब हम परेशान हैं, हिंदुस्तान में पुस्तकें लिखते हुए 5-6 खंड लिख चुके हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ खत्म होगा। तो इजराइल में भी ऐसी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, भारतवर्ष के अंदर भी ऐसी पुस्तकें लिखी जा रही हैं और अमेरिका के अंदर भी ऐसे ही पुस्तकें लिखी जा रही हैं। लेकिन आप जिस सिद्धांत पे खड़े हैं, देखिए कोई भी आदमी जो अंधभक्ति में नहीं पड़ा हुआ है, जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, जो सोचने समझने की अपनी क्षमता को नहीं खो चुका है, आज के तारीख में वो सारे लोग आपके सिद्धांतों पे, आपने जो लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से एकजुटता से लड़ी है, हम लोग आपके साथ हैं, विश्व की जनता आपके साथ है और हम ये भगवान से कामना करते हैं कि आप विजय श्री प्राप्त करें और जो ये ऐसी असुरीय शक्ति है इनका नाश हो और देवताओं की विजय हो और दैत्यों का नाश हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए एक बार जल्दी से। प्रशांत जी आपके पास भी जल्दी क्योंकि एक दूसरा चैप्टर भी खोलना है अपने को और वो हिंदुस्तान का चैप्टर भी है आज। और शकील जी वहीं से वो एक अलग जंग को देख के आ रहे हैं, तो शकील जी के पास भी आएंगे। यानी भारत के पार्लियामेंट में जो चल रहा है 850 सीटें चाहिए, उस पर भी जाएंगे। लेकिन अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, रिजवी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमेरिका, आपको क्या लगता है प्रशांत जी कि यहां से अब अमेरिका पीछे हट चुका है? जैसे पर्सनली अगर मुझसे पूछे हैं तो मुझे यह लगता है कि वो पीछे हट चुका है, आपको क्या लगता है? देखिए पीछे हट चुके हैं और 4 चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। वो 4 चीजें मैं गिना दूं फिर से एक बार। एक कि सीज फायर 21 अप्रैल के बाद बढ़ेगा। सेकेंड राउंड की बातचीत होगी जिसकी की भूमिका बन रही है। एक डिप्लोमेसी जो है पूरी दुनिया में चल रही है, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वो अभी आप देखिए कि वो अमेरिका जा रहे हैं आसिफ मुनीर, तो और ईरान से होकर, तो एक सेकेंड राउंड में बातचीत की माहौल बन रहा है। तीसरी बात कि युद्ध भले ही हेक्सेट जितना भी कहें, युद्ध के दोबारा शुरू होने की संभावना बहुत कम है। और चौथी बात कि हरमोज 28 फरवरी के पहले की स्थिति में अब कभी नहीं आएगा। वो अब ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा और वो रेगुलेट होगा। ट्रैफिक वहां से लगभग 150 जहाज वहां से निकलते थे रोज 28 तारीख से पहले। वो हो सकता है कि रिज्यूम करे, लेकिन कुछ शर्तें आएंगी वहां पे, ये बात तय हो गई है। अब सवाल ये है कि फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए, नेगोशिएटिंग टेबल पे दबाव बनाने के लिए एक तो मंशा ये है और दूसरी मंशा ये है कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को ट्रंप साहब हार कैसे माने। और हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त और इवन अमेरिका में भी वो कॉर्नर हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो आत्ममुक्त व्यक्ति हैं, मैग्लोमेनियक हैं, तो उनको हार कैसे मान लेंगे वो? तो वो जीत की गुंजाइश जरूर ढूंढेंगे, लेकिन वो ट्रूथ सोशल पे अपनी जो मिसाइलें हैं, उनकी मिसाइलें ट्रूथ सोशल पे ही चलती रहेंगी। अब वो वापस ईरान पे मिसाइलें उस तरीके से चलेंगी, मुझे बड़ा संदेह है इस बारे में। तो ये 4 चीज़ें होनी है। अब उसकी लाग लपेट है, जो प्रपंच आपने एक शब्द दिया, बहुत बढ़िया शब्द है, वो चल रहा है। इसका मैं सीधा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्ट्राइक हो गई है किसी फैक्ट्री में, अब वहाँ मैनेजमेंट और मजदूर नेताओं की बातचीत चल रही है। जब बातचीत चलती है तो उस बातचीत वाली जगह के पास मजदूर जमा होकर जोर जोर से नारे लगाते हैं
ताकि जो बातचीत करने अंदर उनके लोग गए हुए उनका हौसला बना रहे। ये यही हो रहा है कि नेगोशिएशंस के बाहर शोर मचाया जा रहा है ताकि जो उनके लोग नेगोशिएट करने जा रहे हैं वो जो है वो कायदे से नेगोशिएट करें और विपक्षी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता रहे। लेकिन ईरान इस मामले में बहुत जिसको मैं कहूँ कि मंझा हुआ खिलाड़ी है और मैं कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ कि ईरानियों से बेहतर नेगोशिएटर तो दुनिया में शायद ना हो। आप देखिए कि इतने तनाव में भी वो अपने मतलब की चीज निकाल के ले गए 800 करोड़ रुपए लगभग, और एक ऐसी चीज जो टेबल पे नहीं थी उसको टेबल पे ले आए जो उनके फ्रोजन एसेट थे। तो ईरानी स्मार्ट नेगोशिएटर हैं और उनको हैंडल करने, उनको इस तरीके से टू सोशल पे मिसाइलें छोड़कर आप नहीं वो कर सकते किसी को। और इस वक्त डिप्लोमेसी में अमेरिका जो है थोड़ा पीछे हट गया क्योंकि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। अब जहां तक नेतन्याहू की बात है, देखिए नेतन्याहू अकेले रह जाएंगे जी, और वो जरूर जाहिर सी बात है कि वो प्रेशराइज करने में अभी भी सक्षम है, और लेकिन नेतन्याहू को कैसे कंट्रोल करते हैं ये ट्रंप की जिम्मेदारी है अब। लेकिन दोबारा अब वो मार्च की स्थिति दोबारा आ जाएगी ये मुझे लगता नहीं। जी जी जी, एक कमेंट जल्दी से शकील जी, क्या इधर आज जब आप पार्लियामेंट में थे तो जंग की कोई चर्चा हो रही थी या सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में जो जंग चल रही है उसकी चर्चा हो रही थी? ये जंग भी बहुत बड़ी है। आज सब लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का भाषण शॉर्टेस्ट भाषण था। प्रधानमंत्री के भाषण यहाँ छोटे होने लगे हैं तो लोग कह रहे थे अब वहां पे ट्रंप के भाषण, बयान और जो हैं वो भी छोड़ेंगे। दोनों आखिर केवल 36 मिनट बोले प्रधानमंत्री, नहीं तो वो 1.5-2 घंटे से कम कभी ही लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बोलते हैं। और आज उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया कि इस बिल का जो संविधान संशोधन विधेयक है पास होना संभव नहीं है, मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पास नहीं होगा तो मुझे इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो इसका भी फायदा लेने के चक्कर में है। और जैसा कि अभी रिजवी साहब बता रहे थे, मीडिया का जिक्र कर रहे थे, ये सारा का सारा खेल मीडिया का ही है। उधर अमेरिका में ट्रंप जो है मीडिया का रोज कुछ ना कुछ देता है और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री उस मीडिया को रोज यूज करते हैं। अब जो भी होगा इस बिल का, मीडिया के जरिए नैरेटिव यही बनाने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यही बोला कि इस बिल को रोके रखा। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री के बाद में कि रोका किसने, ये तो बता दीजिए। वेरी वेरी पॉलिटिकल भाषण था प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा कि आप ओबीसी के हक छीन रहे हैं, ये जो आप भाषाई जादूगरी कर रहे हैं इसमें ओबीसी के हक छीनने का आप काम कर रहे हैं। और आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पहले ही पास हो जाता तो ये हो जाता, और पंचायत राज का विधेयक पास हो चुका है। अरे पंचायत राज का भी हमने किया था कांग्रेस ने जी। राजीव जी 1989 में राजीव गांधी लेके आए थे पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण, और लोकसभा में बहुत बहुमत था उनके पास, सबको मालूम है, प्लस 400 सीटें दी, पास करवा लिया राजीव गांधी ने। राज्यसभा में बीजेपी ने रोकवा दिया उसको। उसके बाद 93 में नरसिम्हा राव ने उसको पास करवाया है, और इसी तरह 2010 में सोनिया गांधी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण पास करवा दिया। और सुषमा स्वराज जो नेता लोकसभा थी प्रतिपक्ष की, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम इसको लोकसभा में पास नहीं होने देंगे, नहीं होने दिए, गए ही नहीं, रखा ही नहीं सोनिया गांधी ने फिर। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने नहीं बताई, अर्धसत्य, इतने सालों तक रोका गया। अरे भाई रोका किसने? राजीव गांधी फिर सोनिया गांधी लाई, दोनों के आपने रोके हैं। तो आज प्रियंका गांधी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन इसमें आज बड़ी खास बातें रही कि राहुल गांधी जब एंटर हुए आज लोकसभा में, उसके बाद प्रधानमंत्री फिर ज्यादा रुके नहीं। जब प्रधानमंत्री आए तब ये बताइए शकील जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज सुरक्षित थे,
क्योंकि वो उनको डर लग रहा था महिला सांसद, आज महिला सांसदों ने घेरा नहीं। प्रधानमंत्री आज सुरक्षित थे और पूरे संसद में उन्होंने आज इतनी महिलाएं बुला रखी थी, हम इसकी कोई बुराई और वो नहीं करते, ठीक है, चारों तरफ महिलाएं थी, जितनी भी विजिटर गैलरीज थी सब में महिलाएं थी खासतौर से। और जो काम संसद टीवी कभी नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए उसको, संसद टीवी का काम है कि जो हाउस के अंदर हो रहा हो वो दिखाना, केवल हाउस के बाहर की गतिविधि वो नहीं दिखाता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो बार बार आप लोग देख रहे होंगे उसको, बिल्कुल महिलाओं को दिखाया जा रहा था, वहां पे भी टीवी लगा रहता है हाउस के अंदर भी, तो उसमें हम लोगों को भी दिख जाता है, तो उसमें बार बार महिलाओं को बैठे हुए दिखाया जा रहा था जी। ये जानबूझ के लाए गए थे। कल और परसों पूरे देश में जुलूस निकाले गए थे महिलाओं के। तो ये सारा का सारा नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है फिर 2/3 आप कहां से लाओगे। जो अभी आप बता रहे थे कि हर बिल को पेश करने के लिए सदन की अनुमति की जरूरत होती है, सदन सर्वोच्च होता है। तो आज जब इस संविधान संशोधन 131 को पेश करना था, तो जब रखा गया तो केवल पक्ष में 251 वोट मिले, जबकि सामान्य बहुमत की संख्या है 272 और विपक्ष को 185। और उस पर हालत क्या थी, बंगाल में चुनाव है, टीएमसी के सांसद लोकसभा के आए नहीं थे, तमिलनाडु में चुनाव है, डीएमके के सांसद आए नहीं थे, और केरल के भी बहुत से सांसद नहीं आए थे। केरल के तो सारे सांसद ही इनके हैं, या तो लेफ्ट के हैं या कांग्रेस के हैं। तो कल जब वोटिंग होगी तो 2/3 का इंतजाम मोदी जी कैसे करेंगे। साधारण बहुमत तो कर नहीं पा रहे, वो 2/3 का इंतजाम कैसे करेंगे। तो इंटरेस्टिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। और प्रधानमंत्री जिस तरह से आज इस बात को कह गए कि अगर बिल पास नहीं होगा तो मुझे फायदा होगा, इसका मतलब है कि उन्हें भी शंका है कि बिल पास होना मुश्किल है, मगर वो नैरेटिव बनाएंगे। जी 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 जी। सेकंड राउंड में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जरा आते हैं, लौटते हैं हम ईरान की तरफ। और एक छोटा सा कमेंट प्रेम कुमार जी आपसे भी फिर सीधे आता हूं रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब को भी जाना है, मैं जान रहा हूं, तो उनके पास भी जल्दी से। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, जरा उधर चलते हैं। और अमेरिका अब यहां से वापस लौट चुका है, ऐसा लगता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के बयान, और आज एक और हास्यास्पद बयान डोनाल्ड ट्रंप का था, ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिखा है कि लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत की कोशिश मैं कर रहा हूं, 34 साल हो गए, दोनों देशों के साथ बातचीत नहीं हो पाई है, लेबनान और इजराइल के साथ, और ये कल होगी बातचीत, उन्होंने लिख दिया। लेबनान का कहना है कि हमको तो कुछ ऑफर ही नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कल कहाँ बैठक होने वाली है ये पता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सब कुछ लिख दिया है ट्रूथ सोशल पे कि कल बैठक होने जा रही है। आखिर ये चल क्या रहा है प्रेम कुमार जी? सुपर पावर कहाँ है आज? युद्ध को दरअसल अमेरिका हार चुका है, और हार चुकने के बाद इसको कैसे इस रूप में दुनिया के सामने बोले कि हम हारे नहीं, हम जीते हैं, हमारी शर्तें मानी गई हैं, हम हॉर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारे हिसाब से शांति समझौता होता है, ये सारी बातें अमेरिका अपने आप को स्थापित करने के लिए कह रहा है। अमेरिका ये मान चुका है कि उसे मालूम नहीं था कि ईरान इतना बड़ा प्रतिरोध देगा, उसे मालूम नहीं था कि खाड़ी देश के देशों पर ईरान हमला करेगा, यह अप्रत्याशित था। और बहुत ये बात हालांकि उसने नहीं कही है, लेकिन कि ये इतना लंबा ईरान युद्ध को ले जाएगा ये भी उनको अंदाज़ा नहीं था। तो अब युद्ध से किसी तरह भागे हैं, वो शांति वार्ता जो है, और अब जो भी सेकंड फेज या थर्ड फेज जो भी बातचीत होगी, इसमें दावे होंगे, इसमें झूठे दावे होंगे, इसमें झूठी कहानियां होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात जो हम लोग अपने इसी चैनल पर करते रहे हैं कि चीन के साथ जब अमेरिका बातचीत की टेबल पर होगा तब युद्ध नहीं चल रहा होगा। तो वो स्थिति तो पहले ही आ चुकी है और वो चीन के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की हार हुई है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। एक तो अमेरिका के बयान जो हमने जिक्र किया, दूसरा कि अमेरिका ने अपने सारे दोस्त खोए हैं,
शुभचिंतक खोए हैं, दुनिया में अपना समर्थन खोया है। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी हार है कि उनके किसी सैन्य अभियान में दुनिया के किसी देश ने उनका साथ नहीं दिया। ये उनकी बहुत बड़ी हार है। तो इसके अलावा ऐसे इस चीज़ को बोलना बहुत मुश्किल होता है कि ईरान जीत गया है कि अमेरिका हार गया है, लेकिन जीत और हार जो है आयुध से और अस्त्र शस्त्र से नहीं होती है, उससे फैसला नहीं होता है। जीत और हार तो एक मनोदशा है, और वो मनोदशा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में साफ दिख रही है, उनके बदलते बयानों में जिसमें कोई स्थिरता नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के बयान में स्थिरता है। वो एक बात लगातार कह रहा है कि हम युद्ध में थे, हम युद्ध लड़ सकते हैं, हम युद्ध लंबा खींच सकते हैं, जितनी दूर तक लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। तो युद्ध की स्थिति यही है। तो इसमें आज कूटनीतिक स्तर पर कैसे अमेरिका अपने उस वर्चस्व को, जिसका कि दुनिया में उसने एक औरा बना रखा है कि हम ही सर्वशक्तिमान है, उसको बचाने का वो संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसकी बात कोई मान नहीं रहा है। उसके कहने से हॉर्मुज चल नहीं रहा है। तो हॉर्मुज में ज़बरदस्ती अपनी ताकत दिखाना, ये बताना कि हमने वहाँ मेरे कहने से सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें वो स्थापित करना चाहता है कि हम सुपर पावर हैं। चूँकि उनके हाथ से सुपर पावर ही चली गई है, इसलिए उनको नित्यदिन प्रयास करने पड़ रहे हैं कि नहीं हम सुपर पावर हैं। अंदरूनी राजनीति भी है, वहाँ भी कैटर करना है, वहाँ भी लोगों को बताना है कि हम जीत करके खड़े हैं, हम हारे नहीं हैं। इसी जद्दोजहद में सारे बयान को आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो आपको दुविधा नहीं होगी कि वो क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वो उससे ज़्यादा जनता को इस उलझाने में लगा हुआ है कि हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, हम जीत गए हैं, इस पर ध्यान। जी 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 रिजवी साहब, जल्दी से क्या यहाँ हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल साहब भी जुड़ गए हैं। सप्पल साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जल्दी से रिजवी साहब आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से आपको लगता है कि अब हम जो ईरान अमेरिका ये जंग जो है, ये अब शांति की तरफ, एक परमानेंट शांति की तरफ बढ़ते हुए हम देखें? देखिए, अभी जो प्रशांत जी ने कही वो बातें बिल्कुल मैं सही कहूंगा कि एग्री करता हूं उनसे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में उसको बयान किया प्रशांत जी ने। उसमें खास तौर से जो हुर्मुज वाली बात थी, आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ था 28 फरवरी से पहले आराम से, मसलन पूरी दुनिया के जहाज जा रहे थे। हालांकि इसकी तरफ इशारा जो रहबर शहीद थे यहाँ के, उन्होंने कहा था कई साल पहले कि हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारे पास ताकत है, हम चाहें तो दुनिया के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया था। ईरान के ऊपर 30-40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं, और उन सैंक्शंस की वजह से देखिए दुनिया ने भी जो है बहुत ही मिसयूज किया उन सैंक्शंस का। दो चीज बस मैं इस हुर्मुज वाली पॉइंट पर एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा बस जल्दी जल्दी, कि हुर्मुज का कंट्रोल अब दुनिया कबूल कर रही है। यूरोपियन नेशंस भी कह रहे हैं कि हम हुर्मुज के बारे में बात करेंगे ईरान से। चाइना ने खुल के कह दिया कि ईरान का कंट्रोल है हुर्मुज के ऊपर। तो अब जो इतने दो बड़े बड़े पक्ष, तो चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है, यूरोप भी कह रहा है, तो दुनिया इसको धीरे धीरे कबूल कर रही है, स्वीकार कर रही है कि भाई अब जिस तरह से स्विस कैनाल के ऊपर मिस्र का, इजिप्ट का कंट्रोल है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे अगर हमें निकलना है तो हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमें जो है बातचीत करनी पड़ेगी ईरान के साथ। ये कि बहुत बड़ा ये चेंज है पूरी वेस्ट एशिया में और इसके नतीजे में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर। दूसरा जो चीज बहुत समझदारी के साथ ईरान की है, वाकई उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, पिछली बार निगोशिएशन से पहले ईरान ने एक शर्त जो है दुनिया के सामने पेश की कि हमारा जो फ्रोजन एसेट्स है, हमारा जो पैसा फंसा हुआ है दुनिया में, जिसकी तादाद 100 से 120 बिलियन डॉलर है, कि जो बहुत बड़ा एक अमाउंट है, वो बयान करके उसने ये दुनिया को बताया कि देखो दुनिया वालों ने कितना ज्यादा मिसयूज किया है, दुनिया वालों ने कितना ज्यादा सताया है हमको, कि हमारे से तेल लेते थे, सामान लेते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। और इसीलिए आपने देखिए वो साउथ कोरिया के अंदर 7 बिलियन की बात चली। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा स्टेप था जिसके जरिए से दुनिया को बताया गया कि 100 से 120 मिलियन डॉलर जो है ईरान का फंसा हुआ था। सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, ईरान सामान भेजता था लेकिन उसको पैसे वापस
नहीं मिलते थे। इस बार बातचीत से पहले ईरान ने एक दूसरा काम किया है। वो क्या किया है आपने देखा होगा, 2 दिन पहले यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्पोक पर्सन है, खानम है, एक लेडी है, मुहाजिरानी नाम है उनका, उन्होंने आके कहा कि $270 बिलियन का नुकसान हुआ है हमें। और बार बार ईरान इस पे बहुत ज्यादा जिद्दियत के साथ, बहुत ज्यादा इस स्टैंड को लेके बोला है उसने कि हम कंपनसेशन लेंगे। कंपनसेशन जो होता है वो सिंबॉलिक एक चीज होती है, जो बताती है, जो दर्शाती है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो हमारा रकीब है, जो हमारे मुकाबले में आया था, दूसरा पक्ष जो है वो पूरी तरीके से हार को स्वीकार कर रहा है। यही से भाई प्रेम साहब ने जो बात कही, प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही, और उसकी तायीद में उसको एग्री करते हुए कि ईरान इस बात को दुनिया के सामने मनवाना चाहता है कि यूएस जो है वो हार चुका है और बिना कंपनसेशन लिए वो इस जंग को नहीं रोकेगा। अगर इस जंग को रोकना है, सीज फायर करना है, तो एक अहम शर्त जो है वो कंपनसेशन की है, ताकि दुनिया इस बात को समझे कि हमारे ऊपर एक जालिमाना, गैर आदिलाना हमला हुआ था, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। तो हम ये कंपनसेशन लेके बताएंगे कि अमेरिका और इसके जितने भी अलाइज हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हम पराजय हो गए हैं, हम पराजित हो चुके हैं, अपनी पराजय को स्वीकार करेंगे। और वही है कि सफेद झंडा उठाएंगे। अब उस सफेद झंडे पे लिखना क्या है, उस पर तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रम्प जीत गया है। अब उसको जैसे यहाँ मीडिया में आप होता है, आप देखते रहते हैं, जीत भी गए तो भी मास्टर स्ट्रोक है, हार गए हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो आप सफेद झंडे पे मास्टर स्ट्रोक लिख सकते हैं कि ये ट्रम्प साहब का नया मास्टर स्ट्रोक है कि वो जंग को हार चुके हैं, लेकिन झंडे पे लिखवा रहे हैं कि ये हमारा नया मास्टर स्ट्रोक है। तो इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, नई तरह से जंग शुरू हो। मुझे भी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, जिस तरफ माहौल जा रहा है, जिस तरह से वातावरण बन रहा है। लेकिन साथ साथ इस पूरी कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा जीव है इस पूरी में कि जिसकी अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई है, और वो है इस्राइल और नेतन्याहू। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अमानवता की किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी स्कूल के ऊपर, किसी हॉस्पिटल के ऊपर, कोई फॉल्स फ्लैग, किसी राजनायक की हत्या, कोई असैसिनेशन, कुछ भी करा सकते हैं। बौखलाया हुआ है नेतन्याहू, कुछ ऐसा करे कि ये जो शांति वार्ता आगे ना बढ़ सके, क्योंकि शांति वार्ता और निगोशिएशन होना पूरी तरीके से इजराइल को, पक्ष को कमजोर करेगा, उसकी हार को ये पूरी दुनिया के सामने बताएगा। और जैसे कि अभी यहाँ बात हुई कि ये जो हेजिमनी थी अमेरिका की, और उसके जरिए से इजराइल की ताकत का एक जो गुब्बारा बना था दुनिया के अंदर, ये पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो अहम ये है कि किस तरह से नेतन्याहू के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, किस तरह के नेतन्याहू के हाथ पैर को जकड़ा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे कुछ हो सका तो उसके बाद ही ये शांति वार्ता जो है वो अपने नतीजे तक पहुंचेगी, जिसका नतीजा ये है कि यूएस जो है वो अपनी हार को स्वीकार करेगा और अपनी हेजिमनी, अपनी दादागिरी जो है वो उसकी खत्म होगी, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में देखने को मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, इस चर्चा के लिए वक्त निकाला आपने, और बहुत विस्तार से, और बहुत कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। और आप लोगों से जब हम जुड़ते हैं, ईरान के नज़रिए को भी, और ग्राउंड ज़ीरो पे आप लोग हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपने वक्त निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और ज़रा जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूँ। अमलेंदु